गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आयुषी एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर 25 नवंबर 2025। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस सूर्यकांत। कौन बना है? ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस सूर्यकांत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सूर्यकांत को शपथ दिलाई और वे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। वे अपनी निष्पक्षता और मजबूत निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। तो हम यहाँ पे देखते हैं भारत के प्रमुख न्यायाधीश के बारे में, जो भी मतलब अनुच्छेद हैं, और भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो जो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, भारत के मुख्य न्यायाधीश, पहले मुख्य न्यायाधीश भारत के कौन थे? H.J. कानिया। ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और 52वें कौन से हैं? 52वें कौन से थे? ये थे भूषण रामकृष्ण गवई। और भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है। और भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति को वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अगले मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है, जो 65 वर्ष तक या फिर महाभियोग तक सेवा देता है। अब जानते हैं यहाँ पे कुछ प्रमुख अनुच्छेद। तो सुप्रीम कोर्ट 124 से लेकर के 143 तक हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें 124 के तहत भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। भारत की इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दी हुई है 124 में। और 125 में है न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। 126 में है इसमें नियुक्ति है, न्यायाधीशों की नियुक्ति है। और 127 बात करता है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। और 128 या 129 की बात हम बात करते हैं। 129 करता है कि सर्वोच्च न्यायालय का एक रिकॉर्ड कोर्ट होना चाहिए। ये एक रिकॉर्ड कोर्ट की बात करता है। अनुच्छेद 29, एक रिकॉर्ड कोर्ट होना चाहिए, है ना, रिकॉर्ड कोर्ट होना चाहिए। और बात करते हैं हम यहाँ पे 131, ये न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार की बात करता है, मूल क्षेत्राधिकार की बात करता है। और 132, 133, 34 इसमें सारे में अपीलीय क्षेत्र आते हैं। और सबसे जो जरूरी है वो है 129, 139, ये रिट जारी करने की शक्ति देता है। किसकी? रिट जारी करने की। ये रिट जारी करने की शक्ति देता है। और 100 यहाँ पे लिखते हैं 143 सर्वोच्च न्यायालय से मतलब राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से जो सलाह मांगने की परामर्श शक्ति है वो देता है। राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति है इसमें 143 में। तो इसमें क्या है? राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति। तो इसमें मुख्य कौन सा है? 143 और 139 और 124, 25 और 26 और 129। ये इसमें कुछ इसके मूल क्षेत्राधिकार वगैरह, ये सब इतना क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जो टिक है किया है ये यहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और पूछते हैं, जिसमें से 143 तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये राजस्थान जयपुर में किया गया। कहाँ किया गया? राजस्थान जयपुर में किया गया। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के छात्रों के लिए सबसे बड़ा मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। 2025 संस्करण का उद्घाटन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा।
और इन खेलों का उद्देश्य युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर देना है। देश भर के विश्वविद्यालय की टीमों ने इसमें भाग लिया। और उड़ीसा में, अच्छा, और ये सबसे जो पहला है वो कब शुरू हुआ था? पहला खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स ये हुआ था 22 फरवरी 2020 को। और पहला कहाँ हुआ था? जो ये हुआ था ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मशहूर सिंगर हरमन सिद्धू का निधन हो गया। तो सड़क हादसे से इनका निधन हो गया। और हरमन सिद्धू पंजाबी संगीत जगत के लोकप्रिय गायक थे और इनका निधन हो गया, है ना। और चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मासिक धर्म के दौरान सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य बना है कर्नाटक। कर्नाटक ने देश का पहला राज्य बनकर महिलाओं के लिए पेड मेंस्ट्रुअल लीव लागू किया है और यह सुविधा सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र में दी जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, कार्य क्षमता और सम्मान को बढ़ावा देना है ना। और जेंडर सेंसिटिव पॉलिसी का ये एक उदाहरण है। अब यहां हम बात करते हैं बेंगलुरु के बारे में, या कर्नाटक से संबंधित चीजें। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। और जिसको क्या बोलते हैं? भारत की सिलिकॉन वैली। बेंगलुरु को क्या बोलते हैं? भारत की सिलिकॉन वैली। और कर्नाटक राज्य का गठन कब हुआ था? तो कर्नाटक राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था और ये इसका उपनाम है बेंगलुरु का, ठीक है। और पहले इसका नाम क्या था? इसका नाम पहले था मैसूर। क्या नाम था इसका? पहले इसको हम किस नाम से जानते थे? इसको मैसूर नाम से जानते थे। और 1973 में इसका नाम क्या किया गया? कर्नाटक किया गया। ये ध्यान रखिए, ठीक है। और अर्थव्यवस्था में कॉफी सबसे ज्यादा यहाँ पे होती है ना। कॉफी एक मिनट, कॉफी उत्पादन में ये अग्रणीय है। और अब हम बात करते हैं जैसे कि हम्पी का खंडर, श्रवणबेलगोला आश्रम, ये यहाँ के प्रमुख क्या बोलते हैं पर्यटन स्थल है। और कृषि मतलब चावल, गेहूं, बाजरा, रागी यहाँ पे होता है ना। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? तो ये लखनऊ में हुआ और लखनऊ कानपुर रोड ब्रांच में हो रहा है। इसमें 52 देशों के मुख्य न्यायाधीश, पूर्व प्रधानमंत्री, सांसद और कानूनी विशेषज्ञ शामिल हुए। इसका उद्देश्य विश्व भर की न्यायिक प्रणालियों के बीच सहयोग प्रदान करना है और इसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया। और यहाँ जानते हैं कुछ यूपी के बारे में। तो यहाँ पे टोटल 75 जिले हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा बड़ा राज्य है। और उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यहाँ पे लोकसभा में कितनी सीटें हैं ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता है। सबसे ज्यादा सीटें कहाँ से हैं? यूपी से हैं। कितनी है? 80 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी है? तो राज्यसभा की 31 सीटें हैं। और इसको पहले हम संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, है ना। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। नागपुर पुस्तक महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? ये नितिन गडकरी जी ने किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य पुस्तक को संस्कृति को बढ़ावा देना, पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना और स्थानीय लेखकों को मंच प्रदान करना है। महोत्सव में पुस्तकों, विचार विमर्श और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। यह नागपुर का प्रमुख साहित्य आयोजन बन गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आईएनएस माही को कहां कमिश्नर किया गया है? तो ये मुंबई में। आईएनएस माहे भारतीय नौसेना में शामिल एक नई आधुनिक जहाज है। इसे मुंबई के नेवल डकयार्ड में कमीशन किया गया। यह समुद्री सुरक्षा
निगरानी और रणनीतिक मिशनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। INS माहिर नौसेना की शक्ति और क्षमता बढ़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र सरकार का नया AI आधारित अनुवाद ऐप कौन सा है? तो आदिवाणी। अभी जनजातीय महोत्सव के दौरान ये निर्णय लिया गया है ना। अभी जनजातीय महोत्सव हुआ था और मैंने आपको बताया था बिरसा मुंडा की याद में जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। आदिवाणी एक AI ट्रांसलेशन ऐप है जो भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद करेगा। इसे सरकार जल्द ही बीटा संस्करण के रूप में लॉन्च करेगी। यह शिक्षा, सरकारी सेवाओं और भाषा बाधा समाप्त करने में मदद करेगा। भारत की बहुभाषा एकता को तकनीक के माध्यम से मजबूती प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा है? ये इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में सेमेरू इंडोनेशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है और विस्फोट के बाद बड़े पैमाने पर राख और गर्म गैसें फैली। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया, लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर में स्थित है जहां ज्वालामुखी और भूकंप एक्टिविटी ज्यादा है। रिंग ऑफ फायर पता है किसे बोलते हैं? जैसे कि ये प्रशांत महासागर है और इसके आसपास में जितने भी देश हैं, यहाँ पर जितने भी देश हैं, यहाँ पे जैसे जापान है और यहाँ पे ताइवान है, चीन का कुछ क्षेत्र है, फिर यहाँ से इंडोनेशिया है और यहाँ से दक्षिण एशियाई देश है, यहाँ पे ये फिलीपींस वगैरह, और यहाँ पे देखो ये मैक्सिको है और ये USA और यहाँ पे कनाडा। तो इसके बीच में यहाँ पे इस क्षेत्र में इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी और बड़े ज्वालामुखी भी इसी एरिया में पाए जाते हैं। जैसे कि मोना लोआ हो गया, हवाई अमेरिका में स्थित है और पृथ्वी का ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ना। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे हवाई। और माउंट फूजी जापान का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। म्यून ज्वालामुखी फिलीपींस में है और मैक्सिको में एक पॉपोकैटल्स नाम का एक है। और एटना इटली में यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। एटना यूरोप का है ना, ये यूरोप है, यहाँ में ये इटली है भूमध्य सागर के पास में। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक ज्वालामुखी है उसका नाम है एटना जो यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। और कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इक्वाडोर कहाँ पड़ता है? ये साउथ अमेरिका में पड़ता है। साउथ अमेरिका में यहाँ पे है ना, ये साउथ अमेरिका और ये नॉर्थ अमेरिका, तो यहाँ पे कहीं पे पड़ता है ये मैप, ये ध्यान मत देना इसको, ऐसा ही है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10, रत्नमहल वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में क्यों है? 30 साल के बाद बाघ की वापसी हुई है। यहाँ पे ये विलुप्त हो गए थे बाघ, है ना। गुजरात के रत्नमहल अभ्यारण्य में 1989 के बाद पहली बार बाघ को देखा गया। इससे पहले इस क्षेत्र में बाघों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। यह वन्य संरक्षण के लिए बहुत बड़ी सफलता है। अच्छा, अभी भारत में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? तो भारत में जो कुल वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है 573। और राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं भारत में बताइए? राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षण रिजर्व हो गया जैसे, तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? राष्ट्रीय उद्यान है 106। ठीक है, तो भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है और 115 संरक्षण रिजर्व और 220 सामुदायिक रिजर्व सहित एक वन्य जीव का एक पूरा ये क्षेत्र है ना। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करती हूँ आज का करंट अफेयर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपका जो भी अनुभव है हमारे साथ आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, और कमेंट करके बताइए कि हम इसमें और क्या सुधार ला सकते हैं। धन्यवाद।